हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार डिफेंस लर्निंग क्लासेज में। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन 2D। ठीक है, मोशन इन 2D। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग दो चीज़ें देखेंगे। एक देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा देखेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अभी तक आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आइए जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं। इसे हिंदी में प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो प्रक्षेप्य गति क्या होती है? जब कोई पिंड एक ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से अलग होती है, तो पिंड के वेग तथा वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों आपस में दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इस कारण पिंड एक समतल में एक वक्र पथ पर गति करता है और उसी गति को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल गति कहते हैं या प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, यह तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसे देखते हैं। प्रक्षेप्य गति कैसी गति होती है? एक द्विविमीय गति होती है। यह एक समतल में गति है। द्विविमीय गति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये दो लाइन पे नहीं है। ये क्या है कि एक समतल में गति है। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट, प्रक्षेप्य का पथ सदैव परवलयाकार होता है। कैसा होता है? प्रक्षेप्य का जो पथ होता है वो हमेशा पैराबोला होता है या परवलयाकार होता है। ठीक है, प्रक्षेप्य के दौरान क्षैतिज वेग हमेशा नियत रहता है। जो ये वाला जो वेग होता है यू कॉस थीटा, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए फिर ये प्रक्षेप्य का जो है फिगर है, आते हैं इसके में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको देखते हैं। तो पहला क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल। तो उड्डयन काल क्या होता है कि जो कोई वस्तु जो है जो प्रक्षेप्य का पथ फॉलो करती है या प्रक्षेप्य पथ में गति कर रहा है, तो उसको इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगा उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। जितनी टाइम वो ऊपर यानी कि हवा में है उससे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, तो टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो 2u sin थीटा अपन जी होता है। और ये जो है ये टाइम ऑफ डिसेंट है, ये टाइम ऑफ एसेंट है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये आधे टाइम होते हैं। ये जो जब ये वस्तु यहाँ से ऐसे ऊपर जा रही तो इतने तक का टाइम ये टाइम ऑफ एसेंट हो गया। और जब यहाँ से ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच गई, यहाँ से जब नीचे गिर रही है तो इस टाइम का जो टाइम हो गया वो टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। और जो टोटल टाइम फ्लाइट टाइम है वो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? हाइट। तो हाइट अभी जो हम लोग डिस्कस किए कि ये जो पैराबोला का पथ है इस पर जो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, तो वो कितना होगा? हाइट इसकी क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। ठीक है, और मैक्सिमम की बात कर लें तो जब हम मैक्सिमम पे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी। तो 90 डिग्री जब आप यहाँ पे रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा यू स्क्वायर अपन 2g। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है एच मैक्सिमम कितना होता है? यू स्क्वायर अपन 2g। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेंज की बात कर लें। तो ये जो ये जो वस्तु यहाँ से यहाँ तक आई है ये तो हाइट हो गई। ठीक, लेकिन ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे रेंज बोलेंगे। ठीक है, वो क्षैतिज दिशा में जितनी दूरी चली हो उसे रेंज कहते हैं। तो रेंज क्या होता है कि चाल इंटू समय, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे चाल कितना था अभी, यू कॉस थीटा। क्षैतिज में अभी हम लोगों ने ऊपर फिगर में देखा था, ये जो क्षैतिज का वेग था ये यू कॉस थीटा था जो हमेशा नियत रहता है। ठीक है, और टाइम अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा, टाइम यहाँ पे देखा हम लोगों ने, टाइम यहाँ पे 2u sin थीटा अपन जी। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रेंज आएगी वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी आएगा। ठीक है, और फिर जब अगर रेंज मैक्सिमम की बात कर लें तो रेंज मैक्सिमम हमारा 45 डिग्री पे होता है। ठीक, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो
90 पे आती है तो यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं साइन 2 थीटा है तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो रेंज मैक्सिमम आता है वो यू स्क्वायर अपन जी के बराबर आता है। ठीक है, अब इसमें कुछ पदार्थ को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, जैसे कि प्रक्षेपण कोण थीटा वो 90 माइनस थीटा के लिए पदार्थ का मान सदैव समान होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ कि 30 डिग्री और 90 माइनस थीटा यानी कि 60 डिग्री, तो इन दोनों पे जो रेंज आएगा वो हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर बात कर लें कि 15 डिग्री या बात कर लें 75 डिग्री, तो इन दोनों पे भी जो रेंज आएगी वो इक्वल आएगी। ठीक है, प्रक्षेप्य के दौरान किसी पिंड का वेग कहीं भी शून्य नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये जो पथ है इसके दौरान कभी भी पिंड का वेग कहीं भी शून्य नहीं होता। हाँ, मिनिमम होता है, मिनिमम आपका ये जो मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पे आपका वेग मिनिमम हो जाएगा, लेकिन शून्य कहीं नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रक्षेप्य का पथ। तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, पैराबोला होता है या परवलयाकार होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसका जो क्या बोलते हैं कि इसका डेरिवेशन है। तो माना किसी छह टी पर प्रक्षेप्य बिंदु पी एक्स कॉमा वाई पर है। ठीक है, अतः टी सेकेंड में प्रक्षेप्य का क्षैतिज विस्थापन पदार्थ एक्स तथा ऊर्ध्वाधर विस्थापन वाई है। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, तो यहाँ पे चाल यू कॉस थीटा, हाँ चाल यू कॉस थीटा और गुणे समय टी। ठीक है, तो टी की वैल्यू यहाँ से निकल गई एक्स अपन यू कॉस थीटा। फिर ऊर्ध्वाधर विस्थापन पे जो न्यूटन का गति का लॉ होता है उसको लगाएंगे, तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे दिखा है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए g की वैल्यू माइनस में रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे t का वैल्यू रख देंगे, जब t की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे या रखेंगे, तो जब t की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी अंडर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चूंकि यह समीकरण x में 2 घात और y में 1 घात है, यहाँ पे y की 1 घात है और x का 2 घात है, इसलिए ये जो समीकरण होगा ये परवलय को निर्देशित करेगा। ठीक है, अतः प्रक्षेपण का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, जो कि हम लोगों ने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा भी था। अब देखते हैं इस पे कुछ प्रभाव पड़ेंगे, जैसे हवा प्रतिरोध का प्रक्षेपण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब मतलब कोई वस्तु फेंकी जा रही है, जैसे सपोज कि टेनिस का जो बॉल, जो क्या बोलते हैं कि बैडमिंटन का जो शटल होता है, जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल पथ लेता है। ठीक है, तो उससे जब उस पर हवा का इफेक्ट आएगा, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में हवा बहने लगेगी, तो वो क्या होगा कि उसकी मैक्सिमम हाइट घट जाएगी। ठीक है, फिर उसका रेंज घट जाएगा। आप देखेंगे कि जब हवा उसके अपोजिट साइड आती है तो वो ज़्यादा दूर न जाकर थोड़ी ही दूरी पे गिर जाता है। ठीक है, लेकिन उसका क्या होता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाता है, वो उतने ही डिस्टेंस को कवर करने में मैक्सिमम टाइम देता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया, सर्कुलर मोशन। ठीक है, वृत्तीय गति हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था, मतलब मोशन इन 2D में हमारे 2 टॉपिक हैं, एक प्रोजेक्टाइल था और एक सर्कुलर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया सर्कुलर मोशन और या वृत्तीय गति। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब कोई कण किसी वृत्त के परिधि के अनुदिश गति करता है तो इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं कि जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर अचल चाल से या कांस्टेंट वेग से चलता है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण की त्रिज्या सदिश एक निश्चित समय अंतराल में जितना कोण घूम जाती है वह गतिमान कण का कोणीय विस्थापन कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आपको ये इस फिगर से कुछ पता भी चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ फिगर से हम लोग देख सकते हैं कि जो डेल थीटा का वैल्यू है वो θ2 और θ1 के, मतलब θ2 में से θ1 को घटाएंगे तो हमारा जो डेल थीटा का वैल्यू है वो आएगा। ठीक है, तो डेल थीटा क्या होता है कि डेल S अपान में R। ओके,
इसका मात्रक क्या होता है कि इसका मात्रक रेडियन होता है, क्योंकि अभी बात हुआ कि ये कोण, जितना कोण जितने टाइम में घूमता है, ठीक है, तो कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, इसलिए कोणीय विस्थापन का मात्रक भी रेडियन होगा। और ये इस सदिश राशि है और इसकी विमा नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोणीय वेग। तो 1 सेकेंड में तय किए गए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। अभी ऊपर बात की हम लोगों ने कोणीय विस्थापन का, डेल थीटा इक्वल टू डेल एस अपान में आर। तो उस मतलब 1 सेकेंड में जितना आप कोणीय विस्थापन होगा उसे हम उसकी कोणीय वेग कहेंगे, ठीक है। तो इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपान में डेल टी, ठीक। यदि कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता हो और उसे एक चक्कर लगाने में टी समय लगे, तो तब कोणीय वेग क्या होगा, 2 पाई अपान में टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपान टी, ठीक। वही अगर बात कर लें कि यदि 1 सेकेंड में n चक्कर लगाए तब कोणीय वेग क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, ठीक है। अब कुछ रिलेशंस, जैसे कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। रेखीय वेग हम लोगों ने पहले पढ़ा है, v से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको, और उस v और ओमेगा में संबंध। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, r इंटू ओमेगा, जहाँ r क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, वृत्तीय जो पथ है उसकी त्रिज्या है। नेक्स्ट बात कर लें कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण क्या होता है कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। जैसे वहाँ था कि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, उसी तरह कोणीय वेग में परिवर्तन को कोणीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये भी एक सदिश राशि है और इसकी जो विमा होती है वो टी की पावर -2 होती है, ठीक है। इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है कि डेल ओमेगा अपान डेल टी, या आप बोल सकते हैं डी स्क्वायर थीटा अपान डी टी स्क्वायर, ठीक है। अल्फा का एक और फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपान आर, ठीक है। और ऊपर के फॉर्मूले से अगर हम देखें तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो उसको यहाँ पे रखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा को हम 2 पाई एन लिखते हैं तो 4 पाई स्क्वायर आर एन स्क्वायर, और अगर 2 पाई बाई टी से ओमेगा की वैल्यू रखें यहाँ पे तो 4 पाई स्क्वायर आर अपन टी स्क्वायर, ठीक है। अब रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध, ठीक है। तो ये क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर अल्फा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, अभिकेंद्र बल। तो किसी भी वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल आवश्यक होता है। यह वह बल है जो किसी कण को वृत्तीय पथ पर चलने के लिए विचलित करता है। तो विचलित कहाँ से करता है, जैसे कि किसी भी वृत्तीय, मतलब यह वह बल है जो किसी कण को वृत्तीय पथ में घूमने के लिए रेखीय पथ से विचलित करता है, ठीक है। तो जो रेखीय पथ होता है उससे विचलित करके ये वृत्तीय पथ में घुमा देता है। इस बल को हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल बोलते हैं। ये हमेशा बाहर की तरफ, मतलब बाहर की अंदर की तरफ सकता है, बाहर से अंदर की तरफ सकता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर, ठीक है। फिर बात करेंगे अपकेंद्र बल की। तो यह प्रतिक्रिया बल नहीं है, यह केवल घूर्णन करते हुए तंत्र में प्रभाव में आता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं कि हल्के व भारी तरल पदार्थों में पृथक करने में करते हैं। जैसे कि क्रीम पृथक्कारी होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, दूध से क्रीम को अलग करते हैं, तो उसमें उसका यूज होता है और ये हमेशा बाहर की ओर कार्य करता है, ठीक है। फिर बात करेंगे कि वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण होते हैं, या आप बोल सकते हो कि अनुप्रयोग, ठीक है। तो उसमें पहला क्या आता है कि वृत्ताकार सड़क पर वाहन की गति, या बोल सकते हो समतल वृत्ताकार सड़क पर वाहन की गति। तो वो क्या होता है, v इज इक्वल टू म्यू आर जी, या म्यू की जगह आप टेन थीटा रखेंगे तो v इज इक्वल टू आर जी इंटू टेन थीटा, जहाँ आर क्या है, सड़क की त्रिज्या है, जी गुरुत्व त्वरण, म्यू घर्षण गुणांक और v वाहन का वेग, ठीक है। फिर ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति,
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो क्या है, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। ठीक है, तो वृत्तीय गति कराने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या है यहाँ पर, किसी पॉइंट P पर टी पी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पे टेंशन माइनस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो जब पिंड उच्चतम बिंदु पर होगा तब तनाव क्या होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है कि जब पिंड उच्चतम बिंदु पर होगा तो वहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री, और जब उसको हम लोग रखेंगे तो टी एच इज इक्वल टू यानी टी मैक्सिमम बिंदु पर टी एच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर एच अपान एम वी स्क्वायर अपान आर माइनस एम जी। ठीक है, फिर वही बात कर लें कि मतलब इसका न्यूनतम पे भी होगा। न्यूनतम पे आप क्या कर सकते हैं, थीटा की जगह जब न्यूनतम बिंदु पर तनाव पूछे तो थीटा की जगह 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर। ठीक है, या टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर प्लस एम जी। ठीक, तो अब यहाँ पे बात कर लें महत्तम बिंदु पर यदि डोरी में तनाव शून्य हो। महत्तम बिंदु का हम लोगों ने इसलिए लिखा क्योंकि महत्तम बिंदु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। जैसे अभी एक और टॉपिक इससे है कि अगर उस पर महत्तम बिंदु पर डोरी में जो टेंशन है, जो तनाव है वो शून्य हो जाए। ठीक है, तब क्या करेंगे, तो एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर एच अपन आर, यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर्मूला। तो जब ये टी एच की वैल्यू जब यहाँ पे 0 होगी तो ये इधर आ जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपन आर। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू जो निकलेगी आर जी अंडर रूट आर जी, इसे हम क्रांतिक वेग भी कहते हैं, या वी सी से कहीं कहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसे हम क्रांतिक वेग भी कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। वही बात कर लें न्यूनतम बिंदु की, जो जैसे कि ये एक वृत्त है और मतलब ये इसका मैक्सिमम पॉइंट हो गया, तो ऊपर हम लोगों ने देखा अंडर रूट आर जी, और ये जो इसका न्यूनतम पॉइंट है, मिनिमम बिंदु जो है, ये आएगा अंडर रूट 5 आर जी। ठीक है, फिर वृत्त के उच्चतम और न्यूनतम बिंदुओं पर डोरी के तनाव में अंतर। तो वृत्त के उच्चतम और न्यूनतम बिंदुओं पर जो मतलब अभी हम लोगों ने देखा फिगर बनाकर कि ये जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है और ये इसका मिनिमम पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो डोरी है यहाँ पे, तो इसके तनाव में जो अंतर आएगा, मतलब यहाँ मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट के बीच में जो टेंशन होगा उसमें जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा कि टी लोअर माइनस टी, मतलब न्यूनतम बिंदु माइनस उच्चतम बिंदु, न्यूनतम बिंदु पर तनाव माइनस उच्चतम बिंदु पर तनाव कितना होगा 6 mg के बराबर होगा, 6 × mg। और एक पॉइंट क्या है कि ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति असमान वृत्तीय गति है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति कैसी गति होती है, असमान वृत्तीय गति। ठीक, तो